हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, एग्जाम के दिनों में प्रेशर बहुत आ गया होगा ऊपर ना। आपने बहुत टेंशन, क्योंकि एकदम से अनाउंस हुआ तो बड़ा मतलब ये घोचपोच सा हो गया होगा दिमाग। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आज हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे पेपर वन का, और जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि एक बार है ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। इस वीडियो को एग्जाम से पहले आपको 3-4 बार देखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना। और तो आप बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपको सारा सिलेबस, हर एक टॉपिक की बात हम थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे। तो एग्जाम में बहुत याद रहेगा आपको। अच्छा ये बात है, ये फर्स्ट पेपर में, अच्छा ये उस यूनिट से था, ये उस यूनिट के उस टॉपिक से था। माइंड में कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी जो 10 की 10 यूनिट्स हैं उसको ओवरव्यू करते हैं, पूरी की पूरी यूनिट्स को, कि किस तरह से हमें कौन सा टॉपिक कैसे हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है, या कहाँ से क्या आ रहा है। मतलब हर चीज़ को हम थ्रू आउट कर जाएंगे। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ रहे हो। तो अच्छे से आपको चित्त को रिलैक्स करके, शांत करके अपने आप को सुनना है। और आपको एक सजेशन और दूंगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, और अगर आपके पास टाइम हो, या आप बस से या किसी चीज़ से आप जा रहे हैं, गाड़ी से, तो इसको आप सुने बीच में भी। एग्ज़ाम से पहले मेरा एक सजेशन है, मानना ना मानना आपकी इच्छा है ना। ठीक है। तो आप इससे क्या होगा, प्रॉपर पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा पेपर वन का। ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं सारी की सारी बातें पेपर वन के बारे में। ठीक है। चलो, अगर इस पेपर का बात करें, जनरल पेपर की, तो इसका नाम क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ से बात करते हैं, क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्योंकि इसका नाम ही ये है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका मतलब ये है, क्योंकि देखो, आप नेट करोगे, और नेट करे या जेआरएफ करोगे तो पीएचडी करोगे या लेक्चरशिप में जाओगे, है ना। तो वहाँ पे टीचिंग भी करानी होगी, और आप पीएचडी करोगे तो रिसर्च भी कराना होगा। तो ये इसलिए बहुत ही मतलब ये दोनों यूनिट बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब इंटरकनेक्ट करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीचिंग और कम्युनिकेशन को इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कई बार पेपर में ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन टीचिंग के आ रहे हैं क्या, सारे रिसर्च के। ऐसा नहीं होता। आप एकदम से वो उनका सेट करने का पेपर इस तरह से होता है कि वही दिखता रहता है आपको। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान रखना। क्योंकि वो अगर हम सही से हैंडल नहीं कर पाते तो बैलेंस बिगड़ जाता है एग्जाम में। मेरी बात समझ रहे हो ना आप। चलो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। आपका इस पेपर में फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना। और आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, कहीं भी आपके इस पूरे पेपर में एप्टीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड है। तो यूजीसी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है। एप्टीट्यूड होता है किसी काम को करने की क्षमता, है ना, कैपेसिटी टू डू समथिंग। ये क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है। एटीट्यूड होता है नजरिए या दृष्टिकोण, वो अपने पास यहाँ नहीं है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहली यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिलेबस तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है। इसमें जो रेड कर रखा है मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत आसार है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, इससे मैं आपको समझा देता हूँ। जो सबसे बेसिक लेवल होता है या सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है, वो कौन सा होता है, मेमोरी लेवल। कौन सा होता है, मेमोरी। ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद टॉप पे कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव। कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव। ठीक है, रिफ्लेक्टिव। जो सबसे एडवांस मेथड है, सबसे एडवांस है, वो कौन सा है, रिफ्लेक्टिव है। ठीक है ना, सबसे एडवांस लेवल है। उसके बाद सबसे बेसिक है मेमोरी लेवल। इसमें क्या होता है, बच्चे को याद या रटवाने की कोशिश की जाती है, सब कुछ की याद कर लो। इसमें क्या होता है, एकदम से रटने की विद्या है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाता। इसमें थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ जाती है, समझ हो जाती है। और इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम दी जाती है और स्टूडेंट अपने आप काम करता है। जैसे रिसर्च पीएचडी होती है, तो एक तरह से रिफ्लेक्टिव होता है, क्योंकि उसको सिर्फ गाइड ही किया जाता है। गाइड, उसको गाइड करते हैं। देखो आपने देखा ना, टीचर से कैसे कैसे गाइड हो जाता है, आपने देखा ना। पहले टीचर फिर गाइड दे देते हैं पीएचडी में, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव तरह की होता है। सिर्फ आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक है ना, अभी भी आपको गाइडेंस की जरूरत ही है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो इन लेवल से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या मतलब है रिफ्लेक्टिव का, क्या मतलब है अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी का। बात आपको समझ में आ गई ना। चलो वेरी गुड। आगे जो इंपॉर्टेंट है, ये लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स है। वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है फ्रेंड्स। लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स में कम्युनिकेशन से भी
कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो सीख रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। जैसे टीचिंग की एक आर्ट होती है ना, वैसे लर्निंग की भी आर्ट होती है। आपको सीखना भी चाहिए। अब दिमाग बंद करके बैठ गए तो कोई इतना ही अच्छा टीचर हो कैसे सिखाएगा। तो इसकी भी बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्नर की। जो आपका नया जुड़ा हुआ है वो एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर के बारे में नया जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो वयस्क या किशोर अवस्था है, कैसे कैसे माइंड की स्ट्रेटेजी बदलती है, किस तरह से वो अपने आप को सोशल जोड़ने की कोशिश करता है, अलग होने की कोशिश करता है। फ्लक्चुएशन जो माइंड में आता है ना, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स उसकी इमोशंस पे, कोग्निटिव है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो सारे के सारे लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स से। अगर आपने अपने आप को रिलैक्स करके क्वेश्चन को पढ़ा तो आप प्रॉपरली आंसर उसका कर सकते हो। बहुत बेसिक आता है। लेकिन इसमें एक बात बता दूं, जो आपको कंफ्यूजन होएगा या इसमें से क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कंफ्यूजन ये होएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको राइट लगेंगे। सब ऑप्शन आपको ये लगेंगे कि 4 ऑप्शन राइट है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है। अपने आप को रिलैक्स करके सोचें कि यार इसमें सबसे अच्छी बात कौन सी है, सबसे बेस्ट कौन सा है, उस आंसर की तरफ आपको जाना है। कोई भी आंसर यहाँ पे आपको गलत नहीं लगेगा। मैं आपको बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पोर्ट मटेरियल से पूछा जाता है। कौन कौन से मटेरियल होते हैं वो स्पोर्टिव होते हैं, जैसे ये पेन है, ठीक है ना, इंटरेक्टिव पैनल है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पोर्ट मटेरियल होते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड थोड़ा सा आईसीटी को घुसा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, हल्का सा। तो यहाँ पे आपको जैसे प्रोजेक्टर हेड कहाँ पे होता है, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन वो कर देते हैं। समझ में आ गए। अब जो और इंपॉर्टेंट बात है इसी यूनिट की, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना फ्रेंड्स, टीचिंग के जो मेथड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग के मेथड है। टीचर सेंटर्ड होते हैं और लर्नर सेंटर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड जहाँ पे जो सीखने वाला है, लर्नर है, उसको सेंटर में रखा जाता है। यानी कि उसका फीडबैक बार बार होता है, उसी को सेंटर में रख के काम किया जाता है। और टीचर सेंटर्ड जैसे में मुख्य भूमिका टीचर की होती है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो भी बात है आपको सुनना पड़ रहा है ना, ठीक है ना। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो लर्नर सेंटर्ड यानी कि जहाँ पे जो सीखने वाला है उस पर फोकस रखे, उसको ध्यान में रखे अगर पढ़ाई होती है, दैट इज लर्नर सेंट्रिक होती है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया है ना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अपनी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें भी तो बात हुई है ना कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले, ये करंट के टॉपिक हो गए साथ साथ में ना, हम करंट को रिलेट भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि करंट कहाँ से आता है, तो करंट यहाँ से ऐसे जुड़ के आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जैसे अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे ना, मैंने वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे एजुकेशन पॉलिसी में, वहां भी आप देख लेना। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है ना फ्रेंड्स, तो वो भी क्या है, एक तरह से लर्नर सेंटर्ड है। एक बार यूजीसी नेट ने इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका है ये कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या करने का प्रयास हो रहा है। तो वहां पे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को कहां ले जा रहे हैं, लर्नर सेंटर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मेथड, ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड आप देख रहे हो। तो ऑनलाइन वाली जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कहां इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो ये क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म आप नोट कर लेना, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है। मैं वही बात कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपका क्विक रिवीजन हो सकता है। स्वयं प्रभा के बारे में बात करें, स्वयं प्रभा में करें तो यहाँ पे ये 34 DTH चैनल है इसमें, ठीक है ना। और इसमें 24/7 बेसिस यूजिंग द GST सैटेलाइट। इसमें 24 घंटे 7 दिन ये चैनल चलते हैं। 34 DTH चैनल है और ये कौन से सैटेलाइट पे है, GSAT-15 सैटेलाइट पे चलते हैं। ये करंट का और एक अच्छा बन सकता है, टेक्नोलॉजी से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्वयं प्रभा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सा उसमें सैटेलाइट यूज हुआ है, GSAT-15, ये आपको ध्यान रखना है। और MOOC की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद रखना। अगर आपके पास अच्छा टाइम हो तो इनको डिटेल में भी आप पढ़ने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्विक रिवीजन की, तो क्विक रिवीजन में इतना ही बता पाएंगे। आप बात तो समझदार हैं ही आप, ठीक है।
और इसके बाद में जो ये वाला पार्ट है इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो मूल्यांकन की पद्धति है फ्रेंड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम मूल्यांकन की पद्धति, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने बात की थी ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और ये सारी इसमें है, इसमें इवैल्यूएशन में कई सारे मेथड होते हैं, जैसे सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो सुमेटिव इवैल्यूएशन, और जो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होता है फॉर्मेटिव होता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, सुमेटिव इवैल्यूएशन तो होता है एंड में, ठीक है ना, जब सारा कुछ यूनिट खत्म हो जाए उसके बाद जो इवैल्यूएशन, उसके बाद जो मूल्यांकन होता है वो सुमेटिव इवैल्यूएशन या सुमेटिव मूल्यांकन होता है। और फॉर्मेटिव जो होता है, जो कंटिन्यूस बेसिस पे इवैल्यूएशन चलता रहता है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, और अब की बार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी बिल्कुल सेंटर में रहेगा, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरी बात आप समझ रहे हो ना। ये अगर सारी चीज़ें आप सुनते हो तो बहुत कुछ आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। पेपर 1 का सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। अरे ठीक है ना, चित्त को रिलैक्स रखना है बस, कोई भी दिमाग में बिल्कुल ऐसे हबड़ा तबड़ी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रह के बात सुनो आप, ठीक है। अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है। अगर इसमें बात करें तो ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच इन रिसर्च, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बनती है। तो इसमें मैं एक बेसिक आपको डिफरेंस बता देता हूँ, पॉजिटिविस्ट क्या कहता है या पॉजिटिविज्म क्या कहता है। चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछ सकता है कि इसमें क्वालिटेटिव कौन सा है और क्वांटिटेटिव कौन सा है। तो याद रखना, जो पॉजिटिविस्ट है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। पॉजिटिविस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक है ये, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। और जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो क्वालिटेटिव है, क्या है, क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये यूजीसी नेट यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होती क्या है। पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव है ना, ठीक है ना, मात्रा की बात करता है। तो ये कहता है कि एक हर एक ट्रुथ को साइंटिफिक वे से जाना जा सकता है, हर एक को। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्वालिटेटिव है, ये कहते हैं 100% किसी सच पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बहुत तरह के एरर आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकते हैं, ह्यूमन एरर आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला है, क्वालिटेटिव बोला है। तो बेसिक बात आपको समझ में आ गई, यहां से क्वेश्चन हिट कर सकता है। उसके बाद अगर इसी यूनिट की बात करें तो इस यूनिट में जो रिसर्च मेथड्स हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड से रिसर्च करते हैं, ये वाली जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार यूजीसी नेट 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछती है। तो इसमें जो कई तरह की है, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, इसमें एक्सपेरिमेंटल से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और हिस्टोरिकल और पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इनको कंबाइन करके साथ पूछते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, पोस्ट फैक्टो तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है फ्रेंड्स, कि कोई घटना कोई घटित होती हुई आ रही हो, उससे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, दिस इज हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। और पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, कोई घटना घटित हो गई हो, उसके इम्पैक्ट जानना, कहीं इम्पैक्ट शब्द समझ में आ जाए ना, तो वो होती है पोस्ट फैक्टो, ठीक है, घटना घटित हो चुकी है। और हिस्टोरिकल में क्या आएगा, जो घटना घटित होती हुई आ रही है उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कहीं दिख जाए तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी, हिस्टोरिकल। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च, जो क्वालिटी पे डिपेंड रिसर्च होती है, क्योंकि रिसर्च में कई चीजें देखी जाती है। आप क्वांटिटी बेस्ड कर रहे हो, क्वालिटेटिव बेस्ड कर रहे हो, या फिर यहीं पे जो आता है, यहाँ पे प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च की भी बात आती है। इसी के और सारे मेथड है, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी। अगर डाटा कलेक्शन प्राइमरी है तो प्राइमरी रिसर्च होगी, और डाटा सिलेक्शन अगर सेकेंडरी टाइप के है तो कौन सी रिसर्च होगी, सेकेंडरी रिसर्च होगी, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। तो रिसर्च के कई सारे मेथड है, वो सारे आपको अच्छे से देखने हैं, ठीक है। अपनी वीडियो भी पड़ी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसको आप बड़ा फोकस अच्छे से करना है, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, आप बिल्कुल रिलैक्स होके इस चीज को करना है। एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होती है, उसको भी करना है आपको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यहां से भी यूजीसी क्या करता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एक स्टेप दे देता है कि कौन सा प्रॉपर स्टेप है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं क्या होता है। जब भी आप रिसर्च करने जाते हो तो आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है और कोई टाइटल होता है, ठीक है, कोई टाइटल होता है, कोई प्रॉब्लम होती है। उसके बाद क्या करते हैं, आपकी रिसर्च में आपके ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे, मतलब उस रिसर्च में क्या करोगे आप, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए, ऑब्जेक्टिव बना लिया आपने कोई भी, ये मुझे
करना है। उसके बाद में आपका एक मेथड आगे क्या आएगा, आपका किस किस वे से आपको सैंपल कलेक्शन करनी है, एक मेथडोलॉजी आएगी आपकी, ठीक है ना। मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आएगी यहाँ पे सैंपल कलेक्शन और सैंपलिंग से क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट पूछता है। सैंपलिंग से क्वेश्चन पूछता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड होते हैं, और वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। इसी स्टेप में बात कर रहा हूं, एक सैंपलिंग का भी स्टेप आता है ना। देखो क्या करते हो आप, इसको ऐसे समझो, आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप किसी कोई प्रॉब्लम लोगे, पहले उस पर रिसर्च करोगे, उसके बाद आप क्या उस रिसर्च में करोगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करोगे, उसके बाद जो आपके प्रॉब्लम है और जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया वो कौन से मेथड से करोगे, यानी कि सैंपल कलेक्शन कैसे करोगे, क्या क्या मेथड आप अपनाओगे। तो वहां पे सैंपलिंग की बात कर रहा हूं। सैंपलिंग को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है किसमें, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में, फिर इसको भी डिवाइड किया गया, सिस्टमेटिक भी, कोटा सैंपलिंग, इस तरह से डिवाइड किया गया। तो वो एक लिस्ट आप देख लेना कि कौन से प्रोबेबिलिटी है और कौन से नॉन प्रोबेबल सैंपल है, ठीक है। आप समझ में आ गई बात, देख लोगे ना यहां से क्वेश्चन आता है, मेरी बात समझ में आ गई। और उसके बाद मेथडोलॉजी आपने अपना ली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो भी आपके पास रिजल्ट और डिस्कशन आया वो करोगे, उसके बाद आप कंक्लूजन निकालोगे, और उसके बाद एक रेफरेंस होगा। ये एक बेसिक सी बात होती है जब थीसिस राइटिंग करते हैं तब भी, ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। चलो वेरी गुड, सारी बात समझदार हो आप। उसके बाद में ये थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे फॉर्मेट पूछ लेते हैं कि थीसिस राइटिंग का कैसा फॉर्मेट होगा। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले टाइटल लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइटल हो गया, फिर इंट्रोडक्शन। मैं थीसिस का बता देता हूँ आपको, सबसे पहले टाइटल लेते हैं, फिर उस टाइटल का इंट्रोडक्शन होता है। क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मैं आपको लिख देता हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक चैप्टर डालते हैं, किसका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों, क्या होता है कि आपसे संबंधित जो भी आप काम करें उससे पहले क्या क्या काम हो चुका है उसका रिव्यू आप करते हैं, उसी पे बेस पे तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद होता है मेथोडोलॉजी। ये आप थीसिस राइटिंग करते हो तो इस तरह से करते हो, ये ऐसे स्टेप से चलोगे। मेथोडोलॉजी के बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट एंड डिस्कशन, और रिजल्ट एंड डिस्कशन के बाद क्या होगा, एक कंक्लूजन। क्या होगा, कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद क्या होगा, रेफरेंस। क्या होगा, रेफरेंसेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये थीसिस राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, ठीक है ना। और रिसर्च एथिक्स से भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स, कि रिसर्च में नैतिकता की बात करते हैं, एथिकल वैल्यूज की बात की जाती है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च एक आपकी इंडिविजुअल नहीं है फ्रेंड्स। हाँ मेरी बात समझ रहे हो ना, रिसर्च के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको मान लो आपने मेडिकल लाइन में रिसर्च करी है फ्रेंड्स, और आपको कोई भी मेडिसिन निकालनी है और आपने गलत रिसर्च करती तो सोसाइटी पे कितना फर्क पड़ेगा। तो इसमें एथिकल वैल्यूज बहुत जरूरी है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे रिसर्च में एथिकल वैल्यूज डिस्टर्ब होती है, तो आपको अगर ऑप्शन ये दिख जाए, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, यहाँ पे रिसर्च में एथिकल वैल्यूज डगमगाई जाती है, किसमें, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस। ये बेस्ट आंसर जाता है, कहीं भी ऑप्शन में दिख जाए कि कहाँ पे रिसर्च की एथिकल वैल्यू मायने रखती है, तो आप कहाँ कहोगे, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करें, चलो वेरी गुड, आप रिलैक्स तो है ना, खुश रहिए, ठीक है। और थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट है अपनी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, ठीक है ना। ये वैसे तो बहुत सिंपल होता है देखो, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट हमने बना लेते हैं। कारण इसका क्या है कि पहले हम कोई प्रैक्टिस इसकी करते ही नहीं है, एकदम से जो प्रैक्टिस करनी है वो एग्जाम हॉल में जाके ही करनी है। अभी तो आपने कोई प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो ये बड़ा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होती है। तो आपको अभी कम टाइम में क्या करना है, अभी जो कम टाइम बचा है, आप ज़्यादा नहीं, अगर एक पैसेज डेली ऐसे देख लें और फटाफट उसको करने की कोशिश करें, तो इसमें आपकी हैबिट बन जाएगी। अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। अगर आप 8 से 10 पैसेज भी देख जाते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, ये आपके 10 नंबर बड़े अच्छे हो सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को मिस कर दिया तो 10 नंबर आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही इस चीज़ को करने की कोशिश करें। और इसमें क्या होता है, जनरली मैं बेसिक सी बात बता देता हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तब आंसर पहले का ऊपर मिल जाता है, फिर नीचे, ऐसे हायरार्की सी मिलती है सामान्यतः। ये रूल नहीं है लेकिन ऐसा मिलता है,
आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम ना मिले फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम ही नहीं है आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का, आप बहुत मतलब टाइम चला गया, तो लास्ट टाइम में कैसे करोगे आप? एक तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्रीहेंशन किसके बारे में है, थोड़ा सा नजर रखिए तो पता लग जाता है ना किसके बारे में। अगर इंडिया के कल्चर के बारे में है, ठीक है, अगर इंडिया की किसी हिस्टोरिकल चीजों के बारे में है, इंडिया के नेशनल के उस मतलब किसी की ऐसे टॉपिक के बारे में है जो राष्ट्र के लिए अच्छे टॉपिक के बारे में है, तो ऑप्शन में जाना, ऑप्शन में कोई बढ़िया आंसर मिलेगा ना वही जाएगा, क्योंकि कोई गलत बात नहीं करेगा अपनी हिस्ट्री के बारे में और इसके बारे में। लेकिन इकोनॉमी से कोई रिलेटेड आ जाता है इस टाइम तो बड़ा वो करेगा, इंटरनेशनल रिलेशन और चाइना के बारे में भी कुछ आ जाता है तो बड़ा डिस्टर्ब बातें हो सकती है, ठीक है ना, बातें समझ रहे हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर उसके भाव जान लिए आपने कॉम्प्रीहेंशन के, किस भाव से ये बात कर रहा है, ये ऑथर ने क्या कहना चाह रहा है, ये नेगेटिविटी वाला है या पॉजिटिव वाली बातें हैं। अगर पॉजिटिव वाली बातें हैं तो सारे ही अच्छे अच्छे आंसर जाते हैं और जो आपके पास पैसेज में नीचे आंसर दिए होते हैं। अगर कोई नेगेटिव अप्रोच लिए हुए है तो उसमें थोड़े से नेगेटिव वाले ऑप्शन जाएंगे। वो तब मैं बात कर रहा हूं जब आपके पास बिल्कुल भी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने का टाइम ना हो, तब कैसे अटेम्प्ट करोगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन मैं आपको कहूंगा प्लीज तसल्ली से, अगर आज से ही आप एक कॉम्प्रीहेंशन, ज्यादा नहीं कह रहा आपको, एक 10 से 15 मिनट भी लगाते हो तो फ्रेंड आपके 10 नंबर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ईमानदारी से आ सकते हैं। बात समझ रहे हो। देखो काम करने बिना तो बात बनेगी नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। चलो वेरी गुड, ये कॉम्प्रीहेंशन की बात कर ली। और नेक्स्ट अपनी यूनिट नंबर 4 है और यूनिट नंबर 4 का नाम है कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है। इस यूनिट्स में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और ये टीचिंग एप्टीट्यूड को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार ऐसे लगता है सारी टीचिंग एप्टीट्यूड से या सारी कम्युनिकेशन से है, ये मिक्स करके देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है कम्युनिकेशन वाले में, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए। तो याद रखना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, लैंग्वेज सेम होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में बात करें, कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बैरियर नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। और इसी के अंदर कई हर्डल्स की बात करते हैं, जैसे इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन अभी इसी टॉपिक में नया ही, मतलब पिछली बार जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ तभी शामिल किया गया है। यानी कि आपको पता है डिफरेंट कल्चर के बीच अब कम्युनिकेशन की बात हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो ऐसा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से हर बार क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान रखना। लेकिन उसमें देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप है ना इसको बहुत बड़ा मत बना देना क्वेश्चन को, आप बड़ा बना देते हो क्वेश्चन को, बहुत डिफिकल्ट अपने आप सोच से बना देते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब करो तो आप इस तरह से कि यार पॉजिटिव बातें कौन कौन सी है, किस चीज से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आप खुद को सेंट्रलाइज करके कि यार सोच की इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कौन से हर्डल नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से हैंडल करोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहां पे बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बैरियर होते हैं। फिजिकल बैरियर हो सकते हैं, जैसे आपका नॉइज हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक है। और या फिर सिम्नेटिक बैरियर के बारे में बहुत आता है, यानी कि शब्दों का जो बैरियर आता है वो भी हो सकता है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के बैरियर से भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और मास मीडिया सोसाइटी, यहां से कोई क्वेश्चन अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक वीडियो भी मैंने इसमें बनाई हुई है, आप प्लीज देखना अगर टाइम मिले तो। मास मीडिया इन सोसाइटी में, मास मीडिया क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप को कम्युनिकेट करे, दैट इज मास मीडिया। जैसे न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टीवी है, ये सब क्या है, मास मीडिया है, जो फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है लेकिन बहुतों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और अपनी सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, दैट इज मास मीडिया। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, ये सब क्या है, मास मीडिया, ठीक है। बात समझे। ये आ गया कौन सा प्रिंटेड मीडिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो न्यूज़पेपर आ गया प्रिंटेड। ये इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बात समझ गए ना, ठीक है। आगे बात करें, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 5, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आप में ये यूनिट नंबर जो 5 है और यूनिट नंबर 7 है जो DI वाली है, डाटा इंटरप्रिटेशन वाली है। मैं बार बार कहता हूं हर स्टूडेंट को कि इस यूनिट को बहुत ही अच्छे से करना है। इस यूनिट को अगर अच्छे से कर लिया तो वो डाटा को इंटरप्रेट करना, डाटा की व्याख्या करना तो आपको आ ही जाएगी। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर DI कमजोर है, DI कमजोर है। अरे ये मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छी कर लो तो आपको अच्छे से आ जाएगा।
ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अभी इसमें क्या करना है, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, नंबर सीरीज से। तो नंबर सीरीज को कभी भी हैंडल करते टाइम ये सोचना कि अगर देखो सीक्वेंस में नंबर दिए होते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे दे देते हैं ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया कि यहाँ पे कौन सा फिल करोगे, या फिर बीच में दे दिया क्वेश्चन मार्क, इसी तरह तो करते हैं। तो आपको नंबर सीरीज करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या, अगर नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो क्या है प्लस हो रहा है, या फिर वो इनटू हो रहा है, तभी बढ़ेगी। स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, इनटू ही हो गया ना। या फिर घटेगा तो या पे तो माइनस हो रहा है या डिवाइड होगा, ये बातें होंगी, पहले तो ये ध्यान में रखनी है, बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। दूसरा, अगर बढ़ बहुत ही बड़ी रेंज में रहा है, यानी कि यहाँ 5 से सीधा 25 हो रहा है, यहाँ सीधा और बड़ी संख्या आ रही है, तो आपको सीधा करना है मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 से 7 हो रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार प्लस हो रहा है, तो माइंड को वहां फोकस करना है आपको कि ये सीरीज कैसे बढ़ रही है कि घट रही है, क्या इसमें हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट सारा का सारा तब काम आता है फ्रेंड्स जब आपने खुद अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस की हुई हो तो। लेकिन अभी भी मैं आपको कहूंगा टाइम है, आप आराम से 2-1 क्वेश्चन भी डेली करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और लेटर सीरीज, ठीक है, और ये लेटर सीरीज जिसको नहीं आता ना वो गलत बात है, सारी ABCD याद कर लो, कितने नंबर पे कौन से आती है, प्लीज याद कर लो, एक पेपर पे रखे, 5 बार अभी भी करोगे ना, और एक दिन एग्जाम के दिन देख जाओगे तो 100% आपको याद हो जाएगी कि कौन से नंबर पे क्या है। ए पे एक पे है, B 2 पे C, 3 D 4 5 F5 F6 ऐसे सब याद हो जाएगी, G7 H8 ये सब याद हो जाएगी आपको फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि अपोजिट वगैरह ये नंबर नहीं रखे, आप इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आज ही अभी इस वीडियो को सुनते ही पेपर पे लिखना और इस पेपर को चिपका देना, 2-3 दिन देखते रहना इसको, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इसको अच्छे से देख के जाना, ये एग्जाम हॉल से पहले देख के जरूर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आते हैं, रेशो से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा जिसकी बहुत अच्छी मैथ रीजनिंग नहीं है अभी, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके वो चला जा सकता है, क्योंकि यहाँ सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन कोड और रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रिलेशनशिप वाले, ब्लड रिलेशनशिप वाले जब क्वेश्चन करो ना तो अपने आप को सोच के भी कर सकते हो। बैंक पी वाले तो अलग कंसेप्ट रखते हैं, लेकिन आप जैसे भी देखो कंसेप्ट रखो, आपके दिमाग में है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि खुद को सेंट्रलाइज करके अगर रिलेशन बना के कोशिश करते तो बन जाते हैं, अगर बहुत लंबा चौड़ा रिलेशन ना हो तो, ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ रहे हो ना। तो इस यूनिट को आपको देखो अच्छे से ही खुद की प्रैक्टिस की यूनिट है ये, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7, चाहे आपको कोई कितना ही करवा ले, आप जब तक नहीं कर पाओगे जब तक खुद इसको ना करो। आगे बात आती है लॉजिकल रीजनिंग की, ठीक है, पीछे थी मैथमेटिकल रीजनिंग और यहाँ है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉजिक लगाना होता है, यहाँ पे डाटा नहीं होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे लॉजिक लगाने वाली बात है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स, तर्क वाक्य, आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मूड एंड फिगर और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है, मूड और फिगर बनाना आप प्लीज कोई भी देख लेना, पढ़ लेना मूड एंड फिगर, या मुझको बताना, ठीक है। मूड और फिगर पे बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नया लगा हुआ है ये। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ये क्या होता है, फॉर्मल फैलेसीज क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि सूर्य के प्रकाश में जाने से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जाने से खुजली हो जाती है, या ये मैंने बोल दिया, या सूर्य के प्रकाश में जाने से एलर्जी होती है, ठीक है, मैंने ये स्टेटमेंट बोला। और फिर मैंने बोला रमा बाहर नहीं जाती क्योंकि रमा को एलर्जी है। तो ये जो फैलेसी है ये फॉर्मल फैलेसी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है रमा को एलर्जी है, रमा वैसे ही पढ़ रही हो इसलिए बाहर नहीं जा रही हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो इस तरह की फैलेसी होती है फॉर्मल फैलेसीज, ठीक है ना, जो वहां पे कंटेंट बेस्ड कोई इश्यू आ जाए, दैट इज फॉर्मल फैलेसीज। और इनफॉर्मल फैलेसीज में क्या होता है, मतलब कुछ और निकाला जाता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल में कुछ शब्दों का खेल किया जाता है, ठीक है, जैसे फिट का मतलब, ठीक है, अरे बात समझ रहे हो ना, जैसे फिट, एक फिट, और फिट का मतलब पाँव भी, ठीक है ना। तो ये अगर मिक्स हो जाते हैं इस तरह की वर्डिंग, दैट इज इनफॉर्मल फैलेसीज हो जाती है। कई जगह फिट का हमने यूज किया था कि वो 5 फीट का है, और दूसरे कह रहे हो उसका पैर 5 फीट का है, आप समझ, जो नहीं मतलब पैर वाला ले लिया आपने फिट, है ना, मान लो यहाँ पे पैर का मतलब ले लिया फिट, और वहां पे फिट एक मेजरमेंट लिया हुआ था, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह की जो फैलेसीज होती है वो इनफॉर्मल फैलेसी होती है। तो आपको कुछ बात समझ में आई, जहां पे आप शब्दों में ही एक शब्द के 2 मतलब निकल रहे हो और ऐसी बात हो, दैट इज इनफॉर्मल फैलेसी। और फॉर्मल फैलेसी में हमें कंटेंट बेस्ड हो, जैसे हमने अभी रमा वाला एग्जाम्पल लिया, अब बात समझे ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। और ये जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है,
ये तो क्वेश्चन लेके ही घूमता है, ठीक है ना, बिल्कुल लेके घूमता है। तो इसकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको जो याद रखना है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की ऑल का उल्टा क्या करना है, सम नोट। क्या करना है, सम नोट कर दोगे। ऑल का उल्टा क्या करोगे, सम नोट। जहां पे भी ऑल की बात करें उसको ये कहे कि ये ऑल एनिमल्स आर काऊ, ऐसा लिखाया तो इसका ये फॉल्स है, इसका ट्रू बनाओ। तो ये लिख दोगे सम एनिमल्स आर नोट काऊ। तो ऑल का उल्टा क्या आएगा, सम नोट आएगा। बना लोगे क्या। इसमें एक क्वाड्रेट आता है, ठीक है, जो मैंने करवाया भी है। इसमें यहाँ पे लिखते हैं चारों बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्ट्रेशन, और ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेरी, सब अल्ट्रेशन और कॉन्ट्राडिक्टरी। ये चारों को अगर आप कर लेते हो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये चीजें, एक ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आल और सम नोट का सिर्फ एक ही क्यों बताया, क्योंकि जो महाशय रिवीजन ही से फटाफट करना चाहते हैं तो एक ही बात आपको याद रहेगी, और ये ऑल वाला ज्यादा आता है, इसलिए मैंने इसको ऑल का उल्टा सम नोट बता दिया। क्योंकि वरना तो ऑल का आप है ना उल्टा ऑल नोट बनाओगे वहां पे, याद रख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, समझ में आओ, चलो वेरी गुड। और इसके बाद यहाँ पे डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे याद रखना है डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक शब्द बता देता हूँ, यहाँ याद रखना है डीजीपी, ठीक है, और यहाँ याद रखना है आईपीजी, ठीक है, याद रखोगे। यानी कि जनरल से पर्टिकुलर होता है, दैट इज डीजीपी, यानी कि जनरल से डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरल से पर्टिकुलर। ये सीधा का सीधा पूछते हैं कि जनरल से पर्टिकुलर जाएंगे तो कौन सी रीजनिंग है, डिडक्टिव है, और इंडक्टिव कौन सी है, जो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाओगे तो आईपीजी, दैट इज इंडक्टिव। समझ में आ गया। और ये किए ऑप्शन में दिख जाए तो ही टिक कराओ। एनालॉजीज, एनालॉजीज क्या होता है, सिमिलरिटीज के बेस्ड पे किसी को कंपेयर करना, दैट इज एनालॉजीज। कि आप अपने पापा जैसे हो, आप टीवी देखते हो, तो सिमिलरिटीज बेस पे कंपेयर कर दिया ना, तो ये होती है एनालॉजीज। आप तो सीधे पूछ लेंगे कि सिमिलरिटी, ऐसा एक स्टेटमेंट भी डाल के पूछ लिया था, सिमिलरिटी साथ में एक डाल दिया था कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे लिखना लगभग सेम, इस तरह का डाल दिया, यानी कि सिमिलरिटी बेस पे कंपेयर कर दिया बोर्ड्स को। तो वो कौन सी रीजनिंग हुई, एनालॉजीज हुई, यानी कि सिमिलरिटी के बेस पे किसी को क्या करना, कंपेयर कर देना। बात समझ में आ गई ना, चलो वेरी गुड, ठीक है। वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम वाला देखा है ना, ऑल वाला, कुछ वाला देखा है कि ओन एनिमल्स आर काऊ, एनिमल्स और काऊ, सम एनिमल्स आर काऊ, समझ गए हो। ये तो बनाना आता होगा आपको, ठीक है, ये तो बनाना सीख ही लो, क्योंकि ये तो कई जगह काम आता है, ठीक है। बना लोगे क्या, चलो। और आगे देखो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इंडिया का लॉजिक है ये, ठीक है। तो प्रमाण, ठीक है, तो प्रत्यक्ष यानी कि एकदम सामने हो, अनुमान लगाना, इन्फेरेंस, उपमान, किसी को उपमा देना, कंपैरिजन करना, शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमोनी होती है, कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन ना जाए, शब्दों वाली बात। अर्थपति यानी कि इम्प्लीकेशन करना, मतलब आपने कहा कि देवदत्त दिन में नहीं खाता, देवदत्त मोटा है, दिन में नहीं खाता, तो आपने क्या सोचा, कौन से अर्थ की उत्पत्ति हुई कि देवदत्त रात में खाता होगा, दैट इज अर्थोत्पत्ति, ठीक है ना। और अनुपलब्धि यानी कि वहाँ है ही नहीं, अनुपलब्धि। कह देते हैं ना पुरानी फिल्मों में कि आपने इसका कत्ल किया है, तो वो टिकट लेके आता था कि इस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया था, तो वो यानी कि मैं अनुपलब्ध था, वो उसका ये प्रमाण था कि अनुपलब्ध। तो प्रत्यक्ष, ये सारे प्रमाण है ना, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है, वो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है। अनुमान लगाना, ठीक है ना, अनुमान कैसे लगाते हैं, आपने धुआं देखा और आपने कहा ये आग लग गई होगी वहां पे, दैट इज अनुमान, ठीक है। इन बेसिक सी बातों से ही क्वेश्चन उठ के आते हैं। इन शब्दों का अनुमाना, ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, अगर आपको इसने समझ लिया ना, ये बेस पकड़ लिया इसका। उपमा देना, ठीक है ना, कि चांद सा टुकड़ा, आपका चेहरा चांद सा टुकड़ा है, तो चेहरे को आपने उपमा दे दी चांद के टुकड़े की, समझ रहे हो ना। शब्द, समझ गए कि भी पहले आपका है ना शब्द ही एक प्रमाण माना जाता था, कि शब्द पे अगर उसने वचन दे दिया तो वो हिलेगा नहीं, इस बात को, ठीक है ना। अर्थ की उत्पत्ति होना, तो ये भी एक प्रमाण था कि अगर देवदत्त दिन मोटा है, दिन में नहीं खाता, तो आपने क्या प्रमाण के तौर पे ले लिया, इसकी अर्थ की उत्पत्ति कर ली कि रात को खाता होगा, ये प्रमाण हो सकता है। और अनुपलब्धि, ये भी एक प्रमाण है ना, कि वो था ही नहीं तो कैसे कर सकता है, ये बात समझ गए, चलो वेरी गुड।
ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना के कई सारे प्रकार हैं फ्रेंड्स। ये इतना शॉर्ट टर्म में हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे मैं हिट करवा सकता हूँ आपको वहाँ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए तो देखो थोड़ा टाइम तो पूरा पेपर फर्स्ट को डिवोट करना ही होता है। 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से पढ़ना होता है फ्रेंड्स। ऐसे नहीं होता कि एकदम से सारी चीज़ें बता पाए। जितना मुझसे हो रहा है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ आपके रिविजन में। ये बहुत हेल्प करेगा, ये मैं श्योरली बात कह रहा हूँ आपको। हेतुआभाषा को क्या बोलते हैं? फालिसीज ऑफ इनफेरेंसेस। ठीक है, ये याद रखना। अनुमान की जो फालिसी होती है उसको क्या बोलते हैं? हेतुआभास। ये सीधा पूछ सकते हैं, अनुमान की फालिसी को क्या बोलते हैं? हेतुआभास। ठीक है। और डीआई की मैंने बात करी ली, डाटा इंटरप्रिटेशन की, कि जो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है ना, वो अगर आपको अच्छे से आती है तो ये यूनिट आएगी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पाई चार्ट बना लेंगे, बार चार्ट बना के आपको डाटा की व्याख्या करनी है। अरे यहाँ पे जोड़ घटाओ गुणा भाग यही तो करना है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कंसेप्ट सीख लिया तो यहाँ अप्लाई कर दोगे। डाटा को इंटरप्रेट करना है और कुछ नहीं। लेकिन ये है खुद की ही, यहाँ कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है और प्रैक्टिकल चीज़ खुद करने से ही आती है, ठीक है ना। और आईसीटी की बात कर देता हूँ, यूनिट नंबर 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, आईसीटी की, ठीक है। और आईसीटी की जो ये नाम है ना फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म यहाँ से भी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया। एक बार लिख दिया था इंडियन इंफॉर्मेशन की जगह, ठीक है ना, असेसिंग रीजनिंग में तो इंडियन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में एक बार लिख दिया था क्यूमेटिव। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है पहली बात तो इसकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है आईसीटी की। और इसमें एब्रीवेशन के बड़े क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, है ना। आपको ऐसे पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम हो ना तो एब्रीवेशन की लिस्ट मिल जाएगी आपको, गूगल पे भी जाओगे ना तो मिल जाएगा। तो 10-12 आप याद कर लेना, कर लोगे ना। अरे ये छोटे छोटे टर्म के आपको काम बता रहा हूँ, कर लोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे ये ईमेल से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आप आज ईमेल खोलना, उसमें देखना सब्जेक्ट क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ऐसे ही खुलती है। और इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, प्लीज़ इसको देख लेना। आपके पास फ़ोन तो है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें मेल में देखना, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैंने ये नोट डाल दिया है कि यहाँ से सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से क्वेश्चन आता है। सिंक्रोनस होता है कि सेम टाइम किसी चीज़ को, जिस टाइम स्पीच हो रही है या जिस टाइम कोई लेक्चर दे रहा है उसी टाइम वो रिसीव कर रहा है, दैट इज सिंक्रोनस, सेम टाइम, ठीक है। एसिंक्रोनस होता है जो सेम टाइम ना हो। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वो क्या होता है? सिंक्रोनस होता है, सेम टाइम आप देख रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेम टाइम ऑडियंस भेजती है, सेम टाइम बोल रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ रिकॉर्डेड देखते हैं, दैट इज एसिंक्रोनस, असमकालिक, वो सेम कॉल की नहीं होती, जरूरी नहीं है। जैसे ईमेल होता है, ईमेल क्या होता है? एसिंक्रोनस होता है। डिस्कशन फॉर्म होता है, वो क्या है? एसिंक्रोनस होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसी टाइम वो चीज़ों को देखे। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ से पूछे जाते हैं, इस बात को आप समझना अच्छे से, इस बात को आप पकड़ के रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये करंट की चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन कौन सी स्कीम्स है जो आपको पढ़नी है। तो मैंने कुछ नोट डाल के स्कीम के नाम लिख दिए हैं, इनकी फुल फॉर्म और इनके ऑब्जेक्टिव आप पक्का देख लेना। स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, एनडीएल कौन सी स्कीम है, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ये पढ़ लेना। एनएडी के बारे में पढ़ लेना, ई शोध सिंधु के बारे में, ई यंत्रा के बारे में और कल्पा के बारे में, ठीक है। ये कल्पा अलग है, ई यंत्रा है और कल्पा है। इसके अगर इतनी पढ़ लेते हो ना, एक बार इतनी पढ़ लो आप। मैंने एक बार दोबारा दिखा देता हूँ कौन कौन सी आपको पढ़नी है, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। स्वयं प्रभा, एनडीएल, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी पढ़नी है? एनएडी, ई शोध सिंधु, ई यंत्रा और ई कल्पा है ये, ठीक है। और इतनी पढ़ लो एक बार प्लीज़, इतनी पढ़ना है। उसके बाद आपको और भी बता दूंगा, कुछ पूछ लेना व्हाट्सअप करके कि और कौन सी पढ़नी है। एक बार इतनी तो याद कर लो, इनकी फुल फॉर्म और इनके ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे ना। चलो वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, मैं सारी बातें यहाँ आपको बता नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत सी बातें बताना चाह रहा हूँ। आईसीटी एंड गवर्नेंस,
ठीक है। यहाँ से क्या है, वो ऊपर वाली चीज़ ये मान लो, आईसीटी एंड गवर्नेंस का मतलब है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ने किस तरह से यूज किया है फ्रेंड्स, किस तरह से यूज किया है। तो आपने देखो बैंकिंग सिस्टम में जाते हो तो आप बैंकिंग सिस्टम में आईसीटी यूज हो रही है, ठीक है ना। अभी कोई बिल पेमेंट करना होता है तो आईसीटी से यूज करके, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो जैसे एक कहते हैं ना स्मार्ट वर्क होने लग गया है, वो है। तो यहाँ पे भी स्कीम से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो स्कीम आप याद कर लो, वो स्कीम उसी से ही रिलेट है सारी बातें, ठीक है ना। मेरी बात समझ गए? चलो वेरी गुड, ठीक है। चित्त को रिलैक्स रखो, बस सारी बातें देखो, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर यूनिट से गुजार दूं एक बार, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, अपडेटेड सिलेबस से पहले ये डेवलपमेंट शब्द इसमें नहीं था, ठीक है ना। डेवलपमेंट सब्जेक्ट बाद में जोड़ा बाद में जोड़ा है। लोग, विकास और पर्यावरण, आपको पता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वहाँ इन्वायरमेंट में कोई ना कोई इश्यूज आते ही रहते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता ही रहता है या कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। तो ये यही कह रहा है लोग, विकास और पर्यावरण कि किस तरह से, और तीनों चीज़ रिलेट करती है। अगर ह्यूमन बींग इंडस्ट्री लगाएगा, डेवलपमेंट तो कर रहा है तो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो क्वेश्चन आता है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये पूछ लेते हैं कि कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है? 8 है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 कौन कौन से हैं, उनको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पिछली बार भी पूछा गया है हर पेपर में, ध्यान रखना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है। तो मैंने सबके नाम लिख दिए हैं कि 8 कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है और 17 कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनको आप देख लेना, ठीक है। ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ये 8 के 8 क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है। प्लीज इनको ध्यान रखना, ये 8 के 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। ध्यान रखोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, वो ये सारे के सारे, मैंने गोल 1 गोल 2 ये लिखे हुए हैं ना, तो ये सारे के सारे 17 के 17 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे 17 के 17 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ याद रखना इनको, ठीक है ना। बात समझ गए? और आगे जो ये क्वेश्चन आते हैं वहाँ मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकते हैं या वाटर बोर्न डिजीज से क्वेश्चन आते हैं। मीना माटा, ठीक है, किससे होती है? टाई कैसे होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किससे होती है? ये डिजीज से, फ्लोरोसिस डिजीज, ये डिजीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल इशू कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन बनाया है। लोकल इशू, जैसे अगर बात करें ओजोन डिप्लीशन, ओजोन का क्षरण होना कैसा इशू है? वो ग्लोबल इशू है। कैसा इशू है? ग्लोबल इशू है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं जल्दी जल्दी आपको वही बातें बता रहा हूँ। ये वाला इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यहाँ पे बहुत सारा एक एक आपको पोल्यूटेंट का दे देते हैं कि आई इरिटेशन किससे होगा या फिर सांस संबंधी बीमारी किससे होगी, कौन से पोल्यूटेंट से। तो पार्टिकुलेट मैटर जहाँ भी आपको दिख जाए उसमें श्वसन संबंधी डिजीज होती है। रेस्पिरेटरी डिजीज किससे होती है? पार्टिकुलेट मैटर से। पीएम, पार्टिकुलेट मैटर 2 तरह के हैं, PM 2.5 और PM 10, ठीक है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया नेट के ही कि PM 2.5 में 2.5 का क्या मतलब है? 2.5 का मतलब है उसका डायामीटर, उसका व्यास कितना बड़ा है, वो दैट इज साइज है एक तरह से, ये मान लो आप, ये 2.5 है ना। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। छोटी छोटी बात भी पूछ लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। और नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो यहाँ पे जो बात करनी है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो मतलब जैसे सन एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है और मतलब कितना ही एग्जॉस्ट कर लो उनको, इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूट भी नहीं करेगी बहुत ज्यादा। तो वो सारे के सारे क्या, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है ना, जैसे बायोमास से, सोलर से, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 2022 तक टारगेट कितना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने गीगावाट का टारगेट रखा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का जो प्रोडक्शन करना है, एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना है, 2022 में इंडिया ने कितना गीगावाट का टारगेट रखा है और उसमें किसका कितना है, सोलर का कितना है, विंड का कितना है, हाइड्रो का कितना है और बायोमास का कितना है, ये सारे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। प्लीज़ इस पे डिस्कशन करा करो नीचे कमेंट बॉक्स में, एक दूसरे से अच्छे डिस्कशन होंगे तो आपके क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ये प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से समझो, अगर आप सक्सेस है तो सब कुछ बहुत अच्छा है फ्रेंड्स,
ठीक है ना। अगर आप टाइम वेस्ट करते हो फालतू की चीज़ों में तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रह के सारी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। और आगे ये नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर मिटिगेशन में, यहाँ पे नेचुरल हजार्ड में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी नेचुरल हजार्ड है, तो मैं बता देता हूँ। अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल हजार्ड है। सुनामी क्या है, नेचुरल हजार्ड है। वोल्केनोक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, ये क्या है, नेचुरल हजार्ड है। फ्लड क्या है, नेचुरल हजार्ड है। लैंड स्लाइडिंग क्या है, नेचुरल हजार्ड है, ठीक है। ये सारी डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण होना क्या है, नेचुरल हजार्ड है। फ्लड क्या है, बाढ़ क्या है, नेचुरल हजार्ड है। तो इस तरह के नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डिजास्टर नया शब्द जो जुड़ा है, ठीक है। और एक ये चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट नंबर 9 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 9 में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो ये ईयर याद रखना, कई सारे इन्वायरमेंट एक्ट आए हैं, उनकी ईयर आपको याद रखनी है। जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, याद रखना है, ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। ओजोन डिप्लेशन की केयर करने के लिए, ओजोन क्षरण को, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बहुत पूछा जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो का जापान में है, और क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैस है उसको इमिशन कम करने की बात की गई है, 1997 में आया था, ये ध्यान रखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, कब हुआ, 2015 में हुआ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे यूएस से अमेरिका बाहर आ गया है, ट्रंप ने कहा हम नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में ही है, गुरुग्राम में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये यूनिट नंबर जो 9 है, इसका कंप्लीट वीडियो 1 घंटे का हमने बनाया हुआ है, वो अपडेटेड ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। उसका लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। कंप्लीट 9 यूनिट आपको हो जाएगी, ठीक है ना। कंप्लीट 9 की 9 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर टाइम हो तो जरूर देखना, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं अपनी जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, और उस यूनिट नंबर 10 का नाम क्या है, हायर एजुकेशन सिस्टम। एक्चुअली में कई बच्चों को कंफ्यूजन अभी भी रहता है कि इसमें पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है क्या। पहले इस यूनिट का नाम होता था हायर एजुकेशन एंड पॉलिटिकल, मतलब इसके ऊपर यहाँ पे पॉलिटी भी दी हुई थी। जो इसके नीचे ये सब टॉपिक दिया हुआ है ना, ये नीचे जो सब टॉपिक दिया हुआ है, ये पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनिट के नाम में दिया हुआ था, समझ रहे हो। तो यहाँ देने का ये मतलब हो गया, तो यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के बारे में बातें पढ़नी होती थी। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ बातें पढ़नी होती थी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना होता था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ कुछ पढ़ना होता था, ठीक है ना। DPSP के बारे में कुछ कुछ पढ़ना होता था, लेकिन यहाँ अब नहीं पढ़ना। यहाँ पे आपको अगर इस यूनिट में अगर पॉलिटी की कुछ बातें पढ़नी है तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में बात पढ़नी है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो गवर्नर होता है, आपको ये याद रखना है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं सामान्यतः वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि केंद्रीय जो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका विजिट करने का किसको अधिकार है, तो प्रेसिडेंट उनमें विजिट कर सकता है, ये वाली बात है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायर एजुकेशन की भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कंप्लीट एक वीडियो बनाई है विद अपडेटेड सिलेबस से ही है वो, उसकी भी टेंशन ना लें। इसका भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाके आप इस पूरी यूनिट को देख सकते हैं। प्लीज इतना आप टाइम दे लें, और इससे आपको, मेरे को लग रहा है पेपर 1 का एक अच्छा ओवरव्यू आपके पास हो जाएगा। लास्ट टाइम में इतना ओवरव्यू होता है तो बहुत है, वैसे तो देखो शुरू से ही पढ़ना चाहिए। मैं तो ये हिदायत देता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो, प्रॉपरली उसका एक टाइम बनाओ कि इतने टाइम में मुझे तैयारी करनी है, इतना टाइम लगेगा। आप एकदम से जागते हो ना, ये गलत है, ये फ्रस्ट्रेशन लेके आता है जीवन में, और कुछ नहीं लेके आता। तो अपने आप को, चित्त को रिलैक्स रख के, कोई बात नहीं, आपने लेट तैयारी शुरू की है, जैसी परफॉर्मेंस हो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। आगे से अपने आप को अच्छे से तैयार करना है, समझ गए मेरी बात। चलो वेरी गुड, एकदम से सारी चीजें नहीं आती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आ जाए कौन, जो कमीशन से क्वेश्चन आता है, राधा कृष्णन जो कमीशन आया, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, मुदालियार कमीशन है, इन सब कमीशन की बात करते हैं। यानी कि ये सारी की सारी 1947 के बाद की जो भी बातें हैं, कौन कौन से कमीशन आए हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने वीडियो में बता रहा हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मैंने ये यूनिट करवाई है, प्लीज आप वहां इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कमीशन आपको जरूर देखने हैं। उसके बाद जो ओरिएंटल कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम क्या होते हैं,
कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जो परंपरागत होते हैं, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल जो परंपरागत नहीं है, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जो आपने पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी चीज़ें, जैसे एमबीबीएस करते हुए आ रही हैं, एमबीए करते हुए आ रहे हैं, सीए करते आ रहे हैं, ये कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो गैर परंपरागत, गांधीयन थॉट को पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। कौन पढ़ता है? पेट ग्रूमिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल, परंपरा में नहीं थी। तो इस तरह से ये होता है नॉन परंपरागत जो प्रोग्राम्स है या नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम है, वो ये होते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ओरिएंटल क्या है? ये कुछ इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है ना। भारत के कल्चर को बचाए रखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई, दैट आर ओरिएंटल्स, ठीक है। और इसकी अगर आप इतना डिटेल में यहाँ ना भी जाओ तो चले जाएगा है ये इतना, क्योंकि ये जो मैंने आपको बात की कमीशन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करें, ठीक है ना, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, जो बीटेक, एमटेक, ये सारे एनआईटीज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनआईटी के बारे में, ठीक है, आईआईटीज़ के बारे में। एक बार बस इनकी लिस्ट देख लेना, कहाँ पे एनआईटी है, आईआईटीज़ कितनी है, ठीक है, एनआईटीज़ को और क्या मतलब बोलते थे, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए प्लीज़, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन से जो मूल्य की शिक्षा होती है उससे। और इन्वायरमेंट की तो पूरी यूनिट ही आपने पढ़ी थी, इन्वायरमेंट एजुकेशन। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि उस यूनिट में जो अपन 1 घंटे की एक वीडियो और ली थी, सिर्फ हायर एजुकेशन की और इन्वायरमेंट की भी ली है, तो उनके दोनों के लिंक डाल देंगे इसमें, तो आप उनको देख लेना। पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये उस वीडियो में बहुत अच्छे से करवाई हुई है। यहाँ से जो नीति है, ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, ये सारी पॉलिसी, यानी कि कौन से वैकेंसी कौन निकालता है, ठीक है, वीसी का टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक है, ये सारी बातें, आपको एकेडमिक स्टाफ का क्या काम, सारी की सारी बातें उस वीडियो में की गई है फ्रेंड्स, जो मैं 1 घंटे वाली बात कर रहा हूँ, उसमें देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप देख लोगे ना, ये जो मैंने अभी बात करी है फ्रेंड्स, आपकी 10 की 10 यूनिट्स, ये आई थिंक आपके दिमाग में से एक बात जरूर घुसा देगी कि हाँ, ये सारा सिलेबस था, ठीक है, इस सिलेबस से मैं पार हो चुका हूँ। अब आपको मैं फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको चाहे आप एग्जाम हॉल से बाहर जब जाएं तो स्पीड अप करके कैसे ही एक बार सारी यूनिट से जरूर गुजरना चाहिए, बातों को सुनना चाहिए, क्या चाहिए, ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी, इसका थ्रू आउट पूरे पेपर का आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और उनका जो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अपने आप को, अपने चित्त को रिलैक्स रखे, सारा काम करोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी काम किया जाता है, एकदम से जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर अभी बात करी है, इसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। और जिसका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस हो, जिसका कोड नंबर 89, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्लीज़ आप खुश रहिए और अच्छे से काम करिए। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, किसी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।